हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोचिंग। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे 13th चैप्टर जो है इस सीरीज में डिटरमिनेंट्स का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, कौन कौन से कॉन्सेप्ट बारी बारी रिपीट होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को ट्वीक किया जाता है, ये सब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट्स वहां पे मैं आपको स्ट्रेस देके भी बताऊंगा जो जेईई एडवांस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे एक डिफिकल्ट चीज हर बच्चे को लगती है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो उसको भी मैं वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थॉट प्रोसेस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करके कैसे सॉल्व करना है आप ये भी सीखेंगे। तो यही हम यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे 2013 से 2021 के जेईई मेन के क्वेश्चंस को एनालाइज करके। अगर आप चाहें तो हमें YouTube चैनल के अलावा Instagram पे भी coaching_ ऐप पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे डेली बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं। और हमारी एक मोबाइल ऐप भी है कोचिंग, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसपे मैंने मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं तो जेईई मेन के 2013 से 21 और जेईई एडवांस के भी मैं वीडियो सॉल्यूशंस वहां पे डिटेल कॉन्सेप्ट्स के साथ में थॉट प्रोसेस बिल्डिंग के साथ में अपलोड कर रहा हूं। काफी अपलोड कर दिए हैं, जो बचे कुछ हैं वो भी मैं थोड़े ही दिनों में कंप्लीट कर दूंगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। अब सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं डिटरमिनेंट्स को ओवरऑल। पीवाईक्यू में टोटल 111 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 87 पेपर्स को एनालाइज किया गया है। अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो उसमें 26 पेपर्स में से 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स दोनों को जनरली एक साथ कंबाइन करके पढ़ा जाता है। तो कंबाइन करके अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो किसी भी एक पेपर में देखेंगे 6 पेपर्स में टोटल कितने हैं, 15 क्वेश्चंस हैं। 6 पेपर्स में से 12 क्वेश्चंस हैं, 7 में से 18 है, 7 में से 13 है। तो आप नोटिस कर सकते हैं 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली इस चैप्टर में से एग्जाम में आएंगे। कौन से चैप्टर? मैट्रिसेस प्लस डिटरमिनेंट्स, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ सकता है, जनरली थर्ड क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है और वो इंटीजर टाइप में होता है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन होता है उसको लीव करने का। तो ये 2 क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं जनरली इजी होते हैं, लिमिटेड टॉपिक्स में से होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके पीवाईक्यू का पीडीएफ का जो लिंक है वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके वीडियो सॉल्यूशंस विद कॉन्सेप्ट्स हर एक क्वेश्चन के डिटेल में हमारी मोबाइल ऐप कोचिंग पे अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं डिटरमिनेंट्स का सब टॉपिक वाइज एनालिसिस की जो 111 क्वेश्चंस आए हैं। 2020 तक कितना आए हैं, 21 में कितने आए। तो सबसे पहले है बेसिक क्वेश्चंस, इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप देखेंगे 11 क्वेश्चंस 2020 तक आए हैं, 21 में 4 क्वेश्चन आए। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, लेकिन इसमें 2 इंपॉर्टेंट टाइप है जो मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वो दोनों मिला के अराउंड 10 to 11 क्वेश्चंस उसी में से आए हैं 15 में से। इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं, वैसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो है ये क्वेश्चंस। तो वो मैं दोनों टाइप आपके साथ आगे डिटेल में डिस्कस करूंगा, जिसका थॉट प्रोसेस अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस हाई रहेंगे, अगर उस टाइप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो कि रिपीटेटिव होता है वो आता है। तो सेकंड टाइप है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं। तो टोटल अभी तक 27 क्वेश्चंस आए हैं, 9 क्वेश्चंस 2021 में भी आए थे। तो इस पे भी काफी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, और मेरा पैटर्न यही नोटिस किया 2020 के बाद से 21 में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। क्रेमर्स रूल थर्ड टाइप होता है, क्योंकि क्रेमर्स रूल के क्वेश्चन जनरली ज्यादा आते हैं। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जितने क्वेश्चन 9 आए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से, उसके ऑलमोस्ट डबल क्वेश्चन क्रेमर्स रूल से आए हैं। लेकिन फिर भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस मैं बताऊंगा, 2-3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं या थॉट प्रोसेस है जिसको ध्यान रख के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके भी देखिएगा, वो हर जगह ऑलमोस्ट थॉट प्रोसेस अप्लाई होता ही है। अब नेक्स्ट है क्रेमर्स रूल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई मेन, जेईई एडवांस सबके हिसाब से। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट भी जेईई एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो जो थॉट प्रोसेस या कॉन्सेप्ट इनसे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा वो आपके दोनों एग्जाम में काम आएंगे, जेईई मेन में भी जेईई एडवांस में भी अगर क्वेश्चन बनाए जाते हैं।
क्रेमर्स रूल हमेशा बहुत ज्यादा रिपीटेटिव टॉपिक है डिटरमिनेंट से बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वैसे 2-3 क्वेश्चन ही अभी तक आए, 21 में तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। इसके आने के चांसेस कम रहते हैं और ये बेसिक कंडीशन आप क्लास 9-10th में भी पढ़ते हैं। 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड में 2 केसेस होते हैं, होमोजीनियस टाइप और नॉन होमोजीनियस टाइप। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि 2021 में अगर आप देखेंगे तो नॉन होमोजीनियस टाइप पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 14, और 3 ही क्वेश्चन आए हैं दैट इज होमोजीनियस टाइप पे। उससे पहले ऑलमोस्ट दोनों क्या है, सेम वेटेज पे क्वेश्चन आता है, 21-28 ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन 21 में नॉन होमोजीनियस पे ज्यादा स्ट्रेस है क्योंकि उसमें ज्यादा सोचना पड़ता है, ज्यादा कैलकुलेशन होती है, इसलिए उस पर बनाए जाते हैं। बाकी ये क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके भी थॉट प्रोसेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या स्टैंडर्ड टाइप है जो बेसिकली आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह है इसका ओवरऑल एनालिसिस। 60% क्वेश्चन एक ही टॉपिक में से आए हैं, इसको भी अच्छे से देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं आता है ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, इसको भी देखेंगे। और इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। तो अब आगे की वीडियो में हम 1 बाय 1 करके वो ही डिस्कस करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो मैंने आपको बताया है 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोस्टली बेसिक क्वेश्चंस ही इस पे फ्रेम किए जाते हैं। लेकिन इसमें 2 पर्टिकुलर टाइप हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसको आप फटाफट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो पहला टाइप यहाँ पे है किसी भी एक डिटरमिनेंट की वैल्यू इवेल्युएट करना, उसमें कोई कांस्टेंट आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं। उसका एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं, जेईई मेन 2021 का ये क्वेश्चन। तो जेईई मेन 2021 का ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो इसमें इसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है, किसके बराबर होगी। इस तरह से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो ध्यान रखिए। वैसे तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन ये होगा कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई करके इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करके देखेंगे तो इसमें से एक ऑप्शन से मैच करेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आप नोटिस करिए, जो भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन के अंदर एक वैल्यू ए जो है हमें यहाँ पे नहीं पता है, और सेम वैल्यू ए को यूज करके ऑप्शंस यहाँ पे बनाए गए हैं, 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन में कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसमें ध्यान रखिए, जितने भी ज्यादा वेरिएबल किसी भी एक डिटरमिनेंट में होते हैं, अगर उसके ऑप्शन में अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू दिख रही है तो इट मींस कि ये जो डिटरमिनेंट है इस ए की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो एक हिंट तो ये होता है कि आप ए की कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक आइडिया। दूसरा आइडिया ये है कि क्वेश्चन में भी वही कांस्टेंट है और आंसर में भी वही कांस्टेंट है। तो आप क्या कर सकते हैं, ए की वैल्यू दोनों जगह सेम पुट करके ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो इसमें बस हमें ये ध्यान रखना है, जो भी हम ए की वैल्यू पुट करेंगे, आपको ए की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि ये जो चारों ऑप्शंस है इसमें डिफरेंट आंसर आने चाहिए, तभी हम इसको चेक कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैं क्या करता हूं, ए की वैल्यू पुट कर देता हूं 0, ऑप्शन 1 में भी 3 में भी। 2 और 4 तो कांस्टेंट है, तो वो तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, दैट विल बी 12। सिंप्लीफाई करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 आएगा, यहाँ पे 6। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी है ऑप्शन में, सेम ए की वैल्यू यहाँ पे डिटरमिनेंट में पुट करूंगा और उसको इवेल्युएट करूंगा। तो ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये 2 6 12, 2 3 4 1 1 1 आ जाएगा। अब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को करेंगे इवेल्युएट, तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं, वैल्यू -2 आ जाएगी इस कॉलम के अबाउट, या 3 1 अगर आपको कभी भी दिखते हैं तो आगे मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में बताऊंगा, और आपने पढ़ा भी होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे। किसी भी डिटरमिनेंट में एक कॉलम में 3 1 दिखते हैं या किसी भी रो में 3 1 दिखते हैं, तो आप एक एलिमेंट को यूज करके 2 जीरो जनरेट करते हैं, जैसा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। R2 gives R2 minus R1, तो यहाँ 0 आ जाएगा। R3 gives R3 minus R1, तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर डिटरमिनेंट एक्सपैंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर -2 आएगा। तो इवेंचुअली आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर जो आपकी वैल्यू आ गई है उसको आपको मैच कराना है, चार ऑप्शंस में से कहाँ मैच करेगा। तो -2 यहाँ पे है, -2 मुझे ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो मुझे पता है यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे हम ऑप्शन चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके बिना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको प्रीवियस ईयर में 6 से 7 क्वेश्चन आराम से दिख जाएंगे।
तो ये एक स्टैंडर्ड टाइप है जिसपे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में या और भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स जो आप देंगे उसमें फ्रेम किए जाते हैं। तो इनके हिंट्स यही होते हैं, क्वेश्चन में जो वेरिएबल है आंसर में भी वही वेरिएबल है। वेरिएबल की ऐसे वैल्यू पुट करनी है कि डिफरेंट ऑप्शंस जनरेट हो, जैसे 12, -2, 6 और 0। दो ऑप्शन की अगर सेम वैल्यू जनरेट होगी तो आप ऑप्शन चेक नहीं कर पाएंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करके कि वो किससे मैच करेगा, क्योंकि वो दो ऑप्शन से मैच करेगा। इसलिए आपको बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे वो वैल्यू पुट करनी है जिससे डिफरेंट ऑप्शन जनरेट हो, और उस कांस्टेंट की वो वैल्यू भी पुट करनी है जो क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं हो। जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है a ≠ 0, तो आप 0 पुट नहीं कर सकते। ये चीजें आपको बेसिक ध्यान रखनी होती है। और ऐसे वाले क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम किया जाता है कि ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए, या फिर क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा होता है कि दिस इज इक्वल टू k टाइम्स ABC, ऐसा भी कोई क्वेश्चन बन जाता है। कई बार ऐसे भी होता है दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स ABC, ऐसा भी होता है। इसमें क्वेश्चन में भी डिटरमिनेंट में ABC होता है, इक्वल टू k टाइम्स ABC वहां पे भी होता है। तो दोनों तरफ अगर इक्वेट करी हुई है डिटरमिनेंट की वैल्यू को, तो उसमें भी आप ABC की दोनों तरफ सेम वैल्यू पुट करके कांस्टेंट k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसमें डिटरमिनेंट में आप एक कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके डायरेक्टली फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप जो इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पे बेस्ड है। एक इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट आपके साथ मैंने पहले डिस्कस किया था जब मैंने मैट्रिसेस का एनालिसिस किया था। तो उसमें क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था एक स्पेशल डिटरमिनेंट होता है ABC, BCA, CAB। तो उस टाइप का जो डिटरमिनेंट था उसको मैंने मैट्रिसेस के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो ऐसे 4 to 5 क्वेश्चन स्पेशली डिटरमिनेंट के चैप्टर में भी आपको दिख जाएंगे प्रीवियस ईयर में, और उस डिटरमिनेंट को यूज करके, इस मैट्रिक्स को यूज करके मैट्रिसेस में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको ध्यान रखनी चाहिए ABC, BCA और CAB। इसकी वैल्यू होती है -AQ + BQ + CQ -3ABC। आप इसको एक्सपैंड करके इवेल्युएट कर सकते हैं। अब ये क्या है, ए फैक्टराइजेबल एक्सप्रेशन है, काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। इसको लिख सकते हैं A + B + C, A² B² C² एडिशन -AB -BC -CA। अब यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके A - B² B - C² C - A²/2। ये इसमें चेंज यहाँ पे हो जाएगा। तो अब मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी हम वैल्यू ऐसे क्यों ध्यान रखते हैं, कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस चीज को समझना जरूरी है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे बनाए जा सकते हैं कि ABC जो है वहां पे एक कोई क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स है, उसको यूज करके आपको इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करने को बोल सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इस तरह से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में मोस्टली क्या होता है, ABC की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई होती है। जैसे मैंने मैट्रिसेस के एनालिसिस में क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था। तो ABC अगर पॉजिटिव होंगे या बोल देगा ABC इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया की वैल्यू यहाँ पे जो डेल्टा है दैट विल बी नेगेटिव। एरिया नहीं, सॉरी, डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये दिया हुआ है, तो नेगेटिव साइन की वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। और कई बार क्या होता है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है इक्वल टू 0। उससे आप क्या बोल सकते हैं, उससे आप ये बोल सकते हैं या तो ये फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा। अगर ये फैक्टर 0 होगा तो क्वेश्चन में इसको लिखेंगे A + B + C = 0, या फिर ये वाली वैल्यू 0 होगी। तो इसका मतलब ये 0 कब होगा, पॉजिटिव वैल्यूज का एडिशन कब 0 हो सकता है, जब सारी की सारी इक्वल टू 0 हो। तो इसमें आएगा A = B = C, क्योंकि ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये कंडीशन वहां से आ जाएगी A = B = C। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल दी हुई होती हैं ABC और उसको इक्वल टू 0 कर देगा। तो हम ये बोल सकते हैं वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए। अगर ये डिटरमिनेंट 0 है तो वो ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए कि दैट मस्ट बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर उसको यूज करके साइन थीटा, कॉस थीटा किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए बोल सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी दिख जाएगा। तो ये एक स्पेशल डिटरमिनेंट है, इसको ध्यान रखिए। इससे रिलेटेड और भी बहुत एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जिससे रिलेटेड जेईई मेन में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होते हैं कि प्रॉपर्टीज सर कैसे अप्लाई करें, कैसे पता लगेगा कि रो सब्ट्रैक्ट करनी है, ऐड करनी है, कैसे हमें आइडिया लगता है। तो उससे रिलेटेड दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है, 2 या 3-4 थॉट प्रोसेस है जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पहले हमेशा उन्हीं थॉट प्रोसेस को अप्लाई करके देखिएगा। अगर आप कोई भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो पैटर्न नोटिस करिएगा। वो थॉट प्रोसेस है, क्वेश्चन को देख के समझ में आता है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस रिपीटेडली यूज होते हैं क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर में भी मैंने एनालाइज किया है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। वो तो आपको डेफिनेटली ध्यान रखने ही चाहिए। तो पहला इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है
सेम एलिमेंट्स रिपीटिंग इन ए रो एंड ए कॉलम। तो जो भी क्वेश्चन आपको डिटरमिनेंट का दिया होता है, पहले आपको उसको नोटिस करना है कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड नहीं करना है। जितना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन होगा, जितना लेंथी एक्सप्रेशन होगा, एक्सपेंड करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। तो रोज को सब्ट्रैक्ट ऐड करना है, वहां पे आपको 1 जनरेट करना होता है। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो हम क्या एनालाइज करते हैं, तो मैंने बोला एक ही एलिमेंट बारी बारी रिपीट करता है कॉलम में या रो में। अब ध्यान रखिए, वो एक एलिमेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट भी हो सकता है या पूरा एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे नोटिस करिए, अगर हम कॉलम 1 देखते हैं तो कॉलम 1 में तीनों जगह क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये एलिमेंट रिपीट कर रहा है बारी बारी इसी कॉलम में। अगर आपको एक कॉलम में रिपीटेशन दिखेगा तो आपको बाकी कॉलम में भी रिपीटेशन दिखने के चांसेस हाई रहते हैं। तो अब बाकी कॉलम में देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है आपको cos स्क्वायर एक्स रिपीट कर रहा है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तीसरे में देखेंगे तो cos 2x रिपीट कर रहा है, लेकिन आप बोलेंगे सर यहाँ तो sin 2x है, रिपीट ही नहीं कर रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने में रिपीट कर रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। तो अब आप नोटिस करेंगे कि इन दोनों रोज में रिपीटेशन है सेम ही एलिमेंट का। तो जो भी सेम एलिमेंट रिपीट करता है उसको हम सब्ट्रैक्ट करके हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज द थॉट प्रोसेस। तो क्वेश्चन में हमेशा नोटिस करिए, मैं एक और क्वेश्चन बताऊंगा उसमें भी ये चीज आपको दिखेगी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये चीज दिखेगी। तो हमेशा हम सबसे पहले ये नोटिस करते हैं पैटर्न, रिपीट क्या हो रहा है। जो रिपीट हो रहा है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, हटा देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे दिख रहा है रो 1 में रो 2 के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो रो 1 में से मैं रो 2 को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करूंगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं डिटरमिनेंट्स में। ऐसे 7 से 8 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपको दिखेंगे और उसमें मोस्टली ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड मैक्सिमम मिनिमा होता है, या लॉगरिथमिक हो सकता है, या कोई क्वाड्रेटिक जनरेट होगी, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक और उसमें तो क्या हो सकता है, आपको हो सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़े। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, तो उसमें a cos थीटा b sin थीटा की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपने बेसिक पढ़े होंगे। सिंपली आपको इसको एक्सपैंड करना होता है, बाकी एक्सप्रेशन इजीली आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर में जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं, इसमें से 7 में से 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एक्सपेंशन से सॉल्व हो गए थे, सिंपल क्वेश्चंस थे। अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टी से उसको सिंप्लीफाई करना था। और ऐसे वाले क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो एक्सप्रेशन आते हैं डिटरमिनेंट में, उसमें काफी कॉमन थॉट प्रोसेस है कि सेम एलिमेंट बारी बारी रिपीट होता हुआ आपको दिखेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको 5 to 6 प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे। तो पहला थॉट प्रोसेस तो मैंने बताया था, सब्ट्रैक्ट करके वो जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमें रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R1 में से कॉमन एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। और अच्छी चीज क्या है, वो जो कॉमन एलिमेंट रिमूव होगा दैट इज ए वेरिएबल एलिमेंट, क्योंकि उसमें x आ रहा है। कांस्टेंट टर्म्स में हमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा या -1 आएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आएगा, और ये दोनों सेम है, सब्ट्रैक्ट करके 0 आएगा। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसके बाद में नेक्स्ट थॉट प्रोसेस हमेशा हमने पढ़ा भी होगा मेरे हिसाब से, किसी भी एक रो में 2 1 आ जाते हैं या 3 1 आ जाते हैं, तो 3 1 से आप 2 0 जनरेट करते हैं। 2 1 आ जाते हैं तो भी आपको 0 जनरेट करना होता है। तो अब आप क्या करेंगे, हम मुझे दिख रहा है इस रो में एक ऑलरेडी 0 है, एक 0 और जनरेट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसमें अगर ये एलिमेंट ऐड कर दूंगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इसमें ऐड करेंगे ताकि C1 गिव C1 + C2 करेंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ आएगा 1 + sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, ये आ जाएगा 2, ये आएगा sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x दैट इज 1। तो अब ये आ गया है 0 1 0। तो अब मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करके इसको सॉल्व कर लूंगा, तो इसकी वैल्यू आएगी -2 sin 2x + cos 2x। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि a sin थीटा b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता होगी √(a² + b² होती है। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी √2² + 1², तो ये वैल्यू आ जाएगी √5। तो ये इसकी हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसी से छोटा होता है और -√5 से बड़ा होता है। ये थॉट प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो इसके बाद में क्वेश्चन ये है, थॉट प्रोसेस क्लियर है, सेम एलिमेंट रिपीट करता है, आपको ये देखना होता है। ये बहुत छोटी सी चीज है लेकिन नोटिस करना स्टार्ट करिए। दूसरा इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं डिटरमिनेंट्स के, उसमें आपको ये भी दिख सकता है sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x + tan स्क्वायर x। मोस्टली साइन कोसाइन में आपको एक्सप्रेशन दिखेगा, ऐसा जे एडवांस में भी क्वेश्चन आया है। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ sin स्क्वायर x है, यहाँ cos स्क्वायर x है, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कांस्टेंट जनरेट होगा। तो थॉट प्रोसेस ये है कि सम ऑफ रो एलिमेंट कॉलम एलिमेंट मस्ट बी ए कांस्टेंट, ऐसा आपको दिख सकता है। 2 रो के एलिमेंट को अगर आप ऐड करेंगे, जैसे मैंने सब्ट्रैक्ट किया है तो कांस्टेंट टर्म आई है। कई बार क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं तो उसमें ऐड करते हैं
तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बन जाती हैं पाइथागोरन आइडेंटिटीज। जैसे यहाँ पे बन रहा है, इसको इसके साथ ऐड करूंगा तो 1 + sin² x + cos² x 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी ये 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था और मेरा स्टार्टिंग थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है c1 gives c1 + c2। तो यहाँ पे ये वैल्यू 2, 2 और 1 आ जाएगी। उसके बाद में अब इसको मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ मुझे पता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैं रो 1 में से क्या करूंगा 2 टाइम्स रो 3 कर दूंगा, रो 2 में से भी 2 टाइम्स रो 3 कर दूंगा, 2 जीरोज आ जाएंगे। जब भी आपको किसी भी रो और कॉलम में एक 1 दिख जाता है तो उसको यूज करके आप बाकी 2 जीरो जनरेट कर सकते हैं आसानी से, फिर डिटरमिनेंट एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी थॉट प्रोसेस ध्यान रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में मैंने काफी नोटिस किया है sin² x + cos² x = 1, सेम तरह का sec² x = 1 + tan² x, मतलब sec² x - tan² x भी जनरेट हो सकता है क्वेश्चन में। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सेम एलिमेंट रिपीटिंग तो उसको रिड्यूस करना है, और सम ऑफ रो कॉलम एलिमेंट्स आप सिंपली ऐड करके देख लीजिए, 2 रो को 3 रो को, आपको ये चीज दिख सकती है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे, इस थॉट प्रोसेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं 2021 का। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए sin² x है, cos² x है, तो थोड़ा चेंज कर दिया एक्सप्रेशन, बट सिमिलर टाइप का ही डिटरमिनेंट है। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो 2, इसको ऐड करेंगे 1। तो इन दोनों से ऐड करके मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो मैं सिर्फ ये भी कर सकता हूँ क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, मैं R1 में क्या कर दूं, R2 सिंपली ऐड कर दूं, ऐसा मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जनरेट हो जाएगी। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब 2 रो को ऐड करते हैं तो आप तीसरे रो के एलिमेंट को भी ऐड करके चेक करिए, क्योंकि हो सकता है पूरा का पूरा टर्म इक्वल आ जाएगा, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो सकता है इक्वल कांस्टेंट आ जाए, फिर वो इक्वल कांस्टेंट हम कॉमन ले सकते हैं डिटरमिनेंट के बाहर। स्टार्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये 2 आएगा, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे ये 1, फिर 2 to 1 आएगा, तो 1 को यूज करके आप 2 जीरो जनरेट करके एक्सपैंड कर लेना। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ पे 2 आएगा, इसमें अगर ये ऐड करूंगा तो 2 + 4 sin 2x, इसमें अगर ये ऐड करूंगा 2 + 4 sin 2x, इसमें 1 है और इसमें अगर ये ऐड करूंगा 2 + 4 sin 2x। तो मेरे को हमेशा जब भी 2 रो के ऐड कर रहा हूं तो मैं तीसरे को भी ऐड करके देख लेता हूं अगर 2 रो का एडिशन कांस्टेंट जनरेट हो रहा है। तो इसमें R1 gives R1 + R2 से ज्यादा फायदा करेगा तीनों को मैं ऐड कर दूं, क्योंकि अब ये जो वैल्यू है कॉमन 2 + 4 sin 2x, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉमन, और 3 1 जनरेट हो जाएंगे। तो 3 1 का थॉट प्रोसेस आपको पता होगा, अभी मैंने आपको बताया था एक भी कांस्टेंट है 1, उसको जनरेट करके 2 जीरो, तो C2 gives C2 - C1, तो यहाँ 0 आ जाएगा, C3 gives C3 - C1, ये अगर आप कर लेंगे उसके बाद में 2 जीरोज आ जाएंगे, फिर आप डिटरमिनेंट एक्सपैंड करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में वैल्यूज ऑफ x पूछी थी, तो आगे अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का क्वेश्चन हो जाएगा। डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इतना ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस आप ध्यान रखेंगे। एडिशन ऑफ कॉलम एलिमेंट्स, रो एलिमेंट्स, ये जनरली आपको तभी दिखेगा जब सेम ही एलिमेंट रिपीट होता हुआ होगा। इस तरह की चीजें आपको दिख सकती है, इस चीज पे आप थोड़ा फोकस करिएगा क्वेश्चंस में। तो ये हो गया हमारा पहला इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस, जिसमें माइनर थॉट प्रोसेसेस भी मैंने डिस्कस कर लिए। अब सेकंड इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस क्या है, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा, एक सिंपल क्वेश्चन भी बताऊंगा। तो इसमें लिखा हुआ है किसी भी एक रो और कॉलम में एलिमेंट्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग रो और कॉलम एलिमेंट्स, ऐसा अगर दिया हुआ है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन से हम यहाँ समझते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में जो दिया हुआ होता है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या होती है, कई बार तो क्वेश्चन में दी हुई होती है, इसको हमें नोटिस करना होता है। तो जो पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है। तो जिस भी इंफॉर्मेशन जब भी गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर, ध्यान रखिए बिना उसको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखिए कैसे है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है x y z आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2y = x + z। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करे बिना आप इस डिटरमिनेंट को जीरो करके सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिए, अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो सकती है। सॉल्व तो कर पाएंगे, सॉरी मैं ये नहीं बोलना चाहिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, कैलकुलेशन ज्यादा हो। कैलकुलेशन बचानी कैसे एग्जाम में, मैं ये आपको बता रहा हूं। तो ध्यान रखिए, जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक लीनियर एक्सप्रेशन x y और z में, जनरली लीनियर एक्सप्रेशन ही दिए होते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन की जो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, x y z में लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हो सकता है x y z में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1/x = 1/y + 1/z, ऐसा भी दिया हो सकता है। जो भी एक्सप्रेशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, या तो लीनियर होगा या लीनियर नहीं होगा, दो ही केस होंगे।
जो भी दिया हुआ है आपको उसको यूज करना है। यूज कैसे करना होता है उसको अब हम समझते हैं। तो जो भी आपको कंडीशन दी हुई होती है उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो नोटिस करिए डिटरमिनेंट में कहाँ है, और मोस्टली वो जो एलिमेंट्स होंगे जैसे एक्स वाई जेड है वो किसी एक रो में और किसी एक कॉलम में ही होंगे। जैसे आप नोटिस करिए एक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, वाई आपको दिख रहा है यहाँ पे, जेड आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसी में ये रिलेशन दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, इसी से हिंट लिखना है कि आपको कैसे भी करके ये क्वेश्चन में जनरेट करना है, दैट इज 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अब डिटरमिनेंट के अंदर इक्वल टू तो आता नहीं है, तो हम इसको कैसे जनरेट करते हैं, हम इसको ऐसे रीड करते हैं। हम क्या जनरेट करेंगे, वी विल जनरेट 2y माइनस एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0। हम जनरेट करेंगे ये वाला एक्सप्रेशन, दैट इज 2y माइनस एक्स माइनस जेड। ये आपको इस डिटरमिनेंट में जनरेट करना है। यही थॉट प्रोसेस है, क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको डिटरमिनेंट में जनरेट करो। तो इन एलिमेंट्स को आप देखो डिटरमिनेंट में कहाँ दिए हुए, मुझे दिया हुआ है फर्स्ट रो में x, थर्ड रो में दिया हुआ है z, यहां दिया हुआ है y। तो मुझे पता है सेकंड रो के एलिमेंट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है और ये भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो 2y माइनस एक्स माइनस जेड आएगा। तो यही हमारा थॉट प्रोसेस है। रो 2 के एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 1 और रो 3 का एडिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि रो 1 में रो 3 को ऐड करूं और 2 टाइम्स रो 2 कर लूं। एक ही बात है, ये भी वही है, x प्लस जेड माइनस 2y, यही जनरेट होगा। आप जैसे ये जनरेट करेंगे बाकी एलिमेंट्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सिंपली लिख दीजिए 3 प्लस 5 माइनस 8, 4 रूट 2 प्लस k माइनस 10 रूट 2, और यह आएगा x प्लस जेड माइनस 2y। अब इसको जनरेट करते ही आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये वैल्यू तो है 0, जैसा हमने दिख रहा है, जनरेट करना ही था क्वेश्चन में, जनरेट कर लिया 0। यहां पे भी अगर ये वैल्यू देखेंगे तो ये भी 0 है, देखिए 3 प्लस 5 8 माइनस 8 0। जैसे ही किया 2 0 जनरेट हो गए तो डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया। आपको सिंपली एक्सपैंड करना है, तो ये आएगा k माइनस 6 रूट 2, इसके अबाउट एक्सपैंड करेंगे तो आएगा 4z माइनस 5y। हमें क्वेश्चन में k की वैल्यू पूछी है तो k 6 रूट 2 आ जाएगा, और क्वेश्चन में ये जो आया है 4z माइनस 5y, ये भी तो 0 हो सकता है। क्वेश्चन में ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई x नॉट इक्वल टू 3d इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3d आएगा। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी होती है उसका एक रीजन होता है, तो इससे आंसर k ही निकालना था, तो 6 रूट 2 आ जाएगा, k स्क्वायर की वैल्यू आप आ जाएगी 72। तो ये एक इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस है। किसी भी डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में कोई भी एक कंडीशन दी हुई होती है, उस कंडीशन में जो भी एलिमेंट्स है आपको डिटरमिनेंट में नोटिस करने होते हैं, और वो आपको जनरेट करना होता है रोज में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, या कॉलम्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, वो चीज आपको नोटिस करनी होती है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है। रो 1 में हमने क्या किया, रो 2 रो 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया। लीनियर मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है, यहां 1 है और यहां 2, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन। कि एलिमेंट्स जो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम एलिमेंट है। तो रो 1 के जो एलिमेंट है उसमें रो 3 का एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो इक्वल टू 2 टाइम्स रो 2 का एलिमेंट है, क्योंकि वो वैल्यू क्या है 0 है। अगर माइनस 2 रो 2 कर देंगे तो ये चीज हमें यहाँ पे दिख रही है। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में बनाए जाते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो इसमें देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन का, देखिए कि यहाँ पे ये जो है डिटरमिनेंट हमें बताना है किसके इंडिपेंडेंट है। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, अल्फा, थीटा, बीटा, या लिखा हुआ था कि किसी के भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों पे डिपेंड करता है, या लिखा हुआ था तीनों पे ही इंडिपेंडेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे दिख रहा है, ये काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख सकता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में, और इस टाइप के एक्सप्रेशन जेईई एडवांस में भी आते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे दिखेगा। तो मुझे दिख रहा है यहाँ अल्फा, यहाँ दिख रहा है थीटा, और यहाँ पे भी दिख रहा है थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में हमेशा नोटिस करिए यहाँ भी अल्फा है तो यहाँ अल्फा है, तो अल्फा का एडिशन है, अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा। थीटा और थीटा का एडिशन तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे दिख रहा है अल्फा और थीटा का एडिशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये हो सकता है लीनियर कॉम्बिनेशन हो। तो उसके लिए पहले मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये एक्सप्रेशन मैंने ऐसे लिख लिया, इसको भी मैंने सिंगल एंगल में चेंज कर लिया। तो स्टार्ट मैंने ऐसे ही किया ताकि मैं सबको अल्फा और थीटा में चेंज कर लूँ, तब मैं देख सकूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन है या नहीं। तो अब यहाँ नोटिस करो, यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, लेकिन यहाँ साइन अल्फा का मल्टीप्लीकेशन है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ये एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे फर्स्ट थॉट प्रोसेस में बताया था सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा है, इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, उसका कोई मल्टीप्लीकेशन रिपीट हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ साइन अल्फा को अगर मैं साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे दिख रहा है ये वैल्यू मुझे यहाँ दिख रही है। तो सेम एलिमेंट नहीं दिख रहा, उसका मल्टीपल आपको दिख सकता है।
लेकिन सेम एलिमेंट यहाँ पे जैसे साइन थीटा है तो इसको साइन अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ ये एलिमेंट दिख रहा है। सेम चीज यहाँ कॉस थीटा है, कॉस थीटा यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन अल्फा है तो मुझे दिख रहा है प्लस माइनस साइन छोड़ो, लेकिन अगर यहाँ पे साइन अल्फा लिख दूं तो ये एलिमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो अब आपको यहाँ दिख सकता है रो 2 में जो है साइन अल्फा का अगर मल्टीप्लीकेशन कर दें तो रो 1 में वो एलिमेंट मुझे वहां पे दिख रहा है तीनों जगह। तो अब मुझे दिख रहा है कि अगर इसमें ये ऐड कर दूं, इसमें ये ऐड कर दूं और इसमें ये ऐड कर दूं तो यहाँ पे ये एलिमेंट कैंसिल हो जाएगा, वो जीरो जनरेट करेगा। कौन सा एलिमेंट? ये वाला एलिमेंट, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट और यहाँ ये वाला एलिमेंट। तो इस तरह से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन दिख सकता है, हो सकता है आपको एक ही जगह दिखे एक बारी में, तो एक जगह ही देखिए फिर उसको अप्लाई करिए। तो R1 में मैंने R1 प्लस साइन अल्फा R2 कर दिया तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो गया, ये एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, सिर्फ यही यहाँ पे बच गया। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो आपको नोटिस किया आपने, यहाँ साइन अल्फा का मल्टीपल है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में इजी होता है यहाँ पे 2 का मल्टीपल एडिशन हो, इस तरह की छोटी छोटी चीज आपको नोटिस करनी होती है। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन आधा सिंप्लीफाई हो गया क्योंकि मुझे दिख रहा है। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई किया तो इसमें से देखिए कॉस अल्फा कॉमन आ गया, तो कॉस अल्फा बाहर निकाल लो। ये तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती ही है, हमेशा ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं दिखेंगे आपको। अब आप यहाँ ढूंढने लगेंगे तो कॉस अल्फा यहाँ है, इसमें कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस अल्फा कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, इसमें कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस अल्फा साइन थीटा यहाँ आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी सोच सकते हैं कि R1 में अगर मैं क्या कर दूं कॉस अल्फा टाइम्स ऑफ R3 ऐड कर दूं तो मुझे दिख रहा है यहाँ 2 जीरो जनरेट हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि मुझे दिख रहा है लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी, तो उससे यहाँ पे आएगा बीटा प्लस 1 कॉस स्क्वायर अल्फा और 2 जीरो यहाँ आएंगे। फिर आप उसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर लीजिए, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कॉमन भी ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे एलिमेंट्स रिपीटिशन आपको दिखेगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, वही चीज जो यहाँ दिख रही है लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद। तो अब मुझे पता है इसमें अगर ये ऐड कर दूंगा तो यहाँ 2 जीरोज आ जाएंगे, ये 2 जीरो आ जाएंगे, उसके बाद एक्सपैंड कर लूंगा तो उससे सिंप्लीफाई होके मेरा आंसर आ जाएगा। अब वो जो भी आंसर आएगा वो बीटा और अल्फा पे डिपेंडेंट होगा, थीटा पे डिपेंडेंट नहीं होगा। आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट तरीका है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टूडेंट्स को जनरली नहीं दिखता है, लीनियर मल्टीप्लाई करके सैड या सबट्रैक्ट करना। तो उसके लिए आप सिर्फ नोटिस करिए एलिमेंट्स को कि क्या कॉमन दिख रहा है। कई बार तो सेम कॉमन दिख जाएगा रिपीटिंग, तो डायरेक्ट सबट्रैक्ट हो जाएगा। कई बार उसका मल्टीपल देखिए क्या दिख रहा है, उसके मल्टीपल को ऐड या सबट्रैक्ट करके देखिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस हैं जिसपे बेस्ड सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखेंगे। रिपीटिशन होते हुए मैंने 2021 के डिस्कस किए हैं, पहले भी आपको काफी क्वेश्चन दिखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है जेईई मेन के लिए भी, एडवांस के लिए भी, जहां पे भी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन डिटरमिनेंट के बनाए जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों के हिसाब से। जेईई मेन में भी इस पे रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं, चांसेस यही रहते हैं कि इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि अराउंड 60-70% क्वेश्चन इसके जेईई मेन में डिटरमिनेंट चैप्टर में से आए हैं। जेईई एडवांस में भी इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे हम यहाँ पे। इसमें 2 पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस टाइप, नॉन होमोजीनियस टाइप। 2 वेरिएबल अगर होते हैं और यहाँ पे 2 इक्वेशन होती हैं तो उसमें इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन के क्वेश्चन आपने 9th-10th में पढ़े होंगे, वो बेसिक्स होते हैं। उस पे 2-3 क्वेश्चन ही आए, ज्यादा क्वेश्चन आए भी नहीं है। यहाँ पे जो हम देखेंगे 3 वेरिएबल, सबसे पहले देखते हैं होमोजीनियस टाइप इक्वेशन। तो उसमें टोटल 24 क्वेश्चन आए, 21 क्वेश्चन अप टिल 2020 तक आए। 21 में 3 क्वेश्चन ही आए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए, नॉन होमोजीनियस में से ज्यादा है, बट इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हाई ही रहते हैं। तो यहाँ पे इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो समझते हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस में 3 वेरिएबल में क्या कंडीशन लगाते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशंस कैसी होती हैं? 3 वेरिएबल हैं x, y, z, इनकी सबकी पावर 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1। तो इन तीनों टर्म्स की डिग्री क्या है? दैट इज 1। तो सेम डिग्री की अगर टर्म्स होती हैं उसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस। अब इस केस में क्या होगा? जो होगा कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए तीनों इक्वेशन में। तो अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो हम बोल सकते हैं कि उसकी भी डिग्री 1 हो, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे w की पावर 1 लिख सकते हैं। तो उससे हम बोल सकते हैं चारों टर्म्स की डिग्री 1 है। सेम डिग्री की टर्म्स अगर कंबाइन करके इक्वेशन लिखते हैं उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? इसकी सबकी डिग्री 1 होनी चाहिए। तो ये 3 होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, x, y, z की वैल्यू निकालनी होती है। निकालनी नहीं होती है, इस पे कंडीशन लिखी होती है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा कि इन 3 इक्वेशंस के
नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जीरो सॉल्यूशन, इस तरह से कंडीशन। तो पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि जब 3 वेरिएबल होते हैं और 3 इक्वेशन होती है होमोजीनियस टाइप, तो ऐसी की ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, दीज इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट। तो ये वर्ड भी आप क्वेश्चंस में यूज होते हुए देखेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है ऐसी सेट ऑफ इक्वेशंस जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो कंसिस्टेंट में बेसिकली 2 केसेस होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होता है। ये 2 केसेस होते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। अब ये कंसिस्टेंट हमेशा क्यों होती है, क्योंकि इसका एक सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। दिस सॉल्यूशन विल ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर होमोजीनियस टाइप, क्योंकि ये तीनों की तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इसके केस में नो सॉल्यूशन जैसा कोई केस नहीं होता है, और नो सॉल्यूशन के केस को ही हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बोलते हैं। ये ध्यान रखिए, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का वर्ड कई बार क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ होता है। तो इसके केस में एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही, 0 0 0। ऐसे वाले केस को बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या आप बोल सकते हैं जीरो सॉल्यूशन। और ट्रिवियल सॉल्यूशन का भी यही मतलब है। ट्रिवियल को मैं एसोसिएट करता हूं वर्ड जीरो से, तो जहां पे भी ट्रिवियल लिखा हुआ है इसका मतलब जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। फिर दूसरा टर्म है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसा है तो उसके केस में और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, दैट इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसमें नॉन जीरो भी लिखा हो सकता है सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी लिखा हो सका होता है। तो उसके केस में कंडीशन किस पे लगाते हैं, कंडीशन डिटरमिनेंट डी पे लगाते हैं। अब ये डिटरमिनेंट बनाया कैसे जाते हैं इसको समझेंगे, क्योंकि इसी को नॉन होमोजीनियस में भी हम बनाते हैं। डिटरमिनेंट बनाया जाता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। एक्स के कोफिशिएंट से फर्स्ट कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स लिखते हैं a1 a2 a3। सेकंड कॉलम में सेकंड यहाँ पे y के कोफिशिएंट लिखते हैं b1 b2 b3। थर्ड कॉलम में z के कोफिशिएंट लिखते हैं c1 c2 c3। इस तरह से यहाँ पे इन कॉलम के एलिमेंट्स को लिखा जाता है। इसमें मिस्टेक एक ये नहीं करनी है, जो सबसे कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स ये करते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है इक्वल टू के तीनों एक तरफ नहीं है। एक तो ये मिस्टेक होती है। कई क्वेश्चन में क्या होता है, y पहले लिख देगा, x बाद में लिख देगा, तो आप आगे पीछे लिख देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। सारे x के कोफिशिएंट एक के नीचे एक, y के एक के नीचे एक, z के एक के नीचे एक आने चाहिए। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी होता है किसी होमोजीनियस इक्वेशन में वहां पे x का कोफिशिएंट 0 ही होता है, तो उसको आपको 0x लिखना है, क्योंकि वो 0 मल्टीप्लाइड बाय x है तो वहां 0 आएगा। ये भी कई बार स्टूडेंट मिस कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि डिटरमिनेंट डी डिफाइन कैसे किया जाता है। डिटरमिनेंट डी होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से कॉलम में हम एलिमेंट्स फिल करते हैं, दैट इज डिटरमिनेंट डी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद में क्वेश्चन में जो लिखा होगा उसके हिसाब से कंडीशन लगाते हैं। हम इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे ज्यादा, हम यही कंडीशन ध्यान रखेंगे। मैं इसको कैसे ध्यान रखता हूँ, जीरो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन तीनों एक साथ है। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन है, और अगर यहाँ नॉन जीरो है तो यहाँ डी इक्वल टू 0 की कंडीशन है। अपोजिट आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं, ऐसे इसको एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल यही कंडीशन अप्लाई करके होमोजीनियस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो प्रीवियस 24 क्वेश्चंस जो हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे बिना प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे डिटरमिनेंट की, कुछ में प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं 3 वेरिएबल होमोजीनियस टाइप, अगर उसमें डिटरमिनेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप आएगा, जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में बनाया, तो उसमें हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़े। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो जेईई मेन में फ्रेम किए जाते हैं, क्रेमर्स रूल होमोजीनियस टाइप। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, जिसमें इस तरह से डायरेक्ट कंडीशन लगानी होती है। 3 इक्वेशंस आपको दी हुई होंगी होमोजीनियस, कोफिशिएंट सारे 0 हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो, ट्रिवियल को आप एसोसिएट करेंगे विद वर्ड जीरो, और उससे आपको म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है जो यहाँ पे कांस्टेंट होंगी कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के। तो आप क्या करेंगे, डिटरमिनेंट डी बनाएंगे, उसमें x के कोफिशिएंट लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में, y के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में, z के कोफिशिएंट थर्ड कॉलम में, उसको करेंगे इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ नॉन जीरो है तो इसको इक्वल टू 0 करना है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं, उसमें इसके होमोजीनियस के नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात होती है तो डिटरमिनेंट डी को हम इक्वल टू 0 करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके सॉल्व करना है, ये आपको करना पड़ेगा। उसको इक्वल टू 0 करेंगे तो इससे आपकी ऐसे एक इक्वेशन आ जाएगी। अब ऐसे वाले क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट्स बनते हैं उसमें जनरली एक ही वेरिएबल होता है, या तो लैम्डा होगा या म्यू होगा।
अगर एक वेरिएबल होगा तो उसकी वैल्यू आपकी डायरेक्टली आ जाएगी, वो किसके बराबर होगा, और उस तरह से आपके 4 ऑप्शंस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है इसमें 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, तो जब 2 वेरिएबल होते हैं तब कैसे करेंगे सॉल्व, आपको ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे और कोई तरीका नहीं है। तो उसके केस में हम अगर ऑप्शंस चेक करेंगे तो उसके केस में हमें पता लगेगा कि पहला ऑप्शन रखते हैं म्यू इक्वल टू 6, तो आप यहां पे क्या करेंगे, वैल्यू 6 पुट कर देंगे। अगर मैं यहां 6 पुट करता हूं तो ये 6 लैम्डा ये 6 लैम्डा कैंसिल, तो यहां पे आपको दिखेगा 12 इक्वल टू 12 आ जाएगा, क्योंकि म्यू हम यहां पे भी पुट करेंगे। तो हमें पता लग रहा है कि म्यू इक्वल टू 6 पुट करने पे 12 इक्वल टू 12 भी हमेशा सेटिस्फाई करता है एनी रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो जितना हमें समझ में आ रहा है ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा करेक्ट आंसर है, इसको हम चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप चेक करेंगे लैम्डा की वैल्यू 6 पुट करके थे तो 36 आ जाएगा, यहां 6 पुट करेंगे तो ये 6 म्यू आ जाएगा, तो 8 म्यू इक्वल टू 48 आ जाएगा। तो उसके केस में म्यू की वैल्यू 8 आएगी अगर लैम्डा इक्वल टू 6 है, म्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं आएगा। ऐसे आप बाकी ऑप्शंस चेक कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट डी 0 करके सॉल्व करते हैं। सिंगल वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू आप निकाल लेते हैं, 2 वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल है तो उसमें जनरली चेक करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो यह फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होमोजीनियस में, जो काफी कॉमन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे वो मैं आपको अब बता देता हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस पर जेईई एडवांस में भी कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आपको इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में और उससे आपको किसी एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होती है। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन को आपको सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिए हुए हैं, हमें वेरिएबल जो k है वो नहीं निकालना है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट है, हमें किसी और एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर में आपको 7 क्वेश्चन दिखेंगे, यहाँ पे जेईई मेन में अभी तक आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस। तो एक अच्छे टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कंडीशन लगा के इनफाइनाइट की d इक्वल टू 0 तो करना ही है, उससे k की वैल्यू वो निकाल लेंगे, k² आ जाएगा 9, यहां तक वो सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये जो है कांस्टेंट यही हमें मोस्टली इवैल्यूएट करना होता है, यहां तक कर लेते हैं सॉल्व। उसके बाद में दिक्कत ये होती है कि अब आगे इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, क्योंकि x और y और z की वैल्यू निकालने के लिए इसका मतलब क्या है, इसके सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे, मतलब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन सॉल्व करना पड़ेगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में 2 केसेस होते हैं। एक केस तो ये होता है क्वेश्चन में आता है 3 इक्वेशन आपको ऐसे दी हुई होगी, एक और लीनियर इक्वेशन आपको दे देगा एक्स वाई जेड में कि ये उसको भी सेटिस्फाई करता है, तो उसके केस में 4 इक्वेशन होगी। 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 3 इक्वेशन में अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिए। उसमें आप रिलेशन निकाल सकते हैं एक वेरिएबल का दूसरे में, सॉल्व नहीं होंगे। अगर सॉल्व हो जाता है एक्स वाई जेड तो आंसर 0 0 0 ही आता, वो मैंने आपको बताया था, वो तो एक सॉल्यूशन नहीं तो x इन टर्म्स ऑफ y आएगा, y की इनफाइनाइट वैल्यूज पुट करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x की इनफाइनाइट वैल्यूज, इस तरह से वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। तो यहां पे अगर इससे वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को रीराइट करना है। यहाँ पे जो k² है पहले तो इसको सॉल्व करके आपको निकालना ही है। अब तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप x निकालेंगे और y बाय z निकालेंगे, और रेशो निकालने वाला क्वेश्चन काफी कॉमन है। कई बार x प्लस वाई बाय जेड आ जाता है, कई बार x बाय वाई प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स निकालने के लिए बोल सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रही है 3 इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। तो अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मुझे x इवेल्युएट करना है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है 1y और 3z, और 1y और 3z 1 और 3 में कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 माइनस 3 तो मुझे दिख रहा है 2x इक्वल टू 0 आ जाएगा, या माइनस 2x इक्वल टू 0, तो इससे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली, दिस इज नथिंग बट 0, और x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा इक्वल टू 0 तो उससे मेरे y और z में एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस 3z, तो मेरे को y बाय z निकालना है तो आ जाएगा -3। ऐसे हम करेंगे यहाँ पे सॉल्व, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हमें दिख रहा है मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 से। ऐसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं, ध्यान रखिए, जिसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन को सॉल्व करना होता है या यूज करना होता है। उससे रेशो के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, या बोला जा सकता है एक्स वाई जेड अपॉन में आ जाएगा, वहां पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए, ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में दिख जाएंगे। तो ये हो गया हमारा होमोजीनियस टाइप, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं, इसको 3D ज्योमेट्री के साथ भी कंबाइन किया जाता है। तो ये इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशन है, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं 3 प्लेन की इक्वेशन। कितनी प्लेन, 3 प्लेन्स की इक्वेशन, क्योंकि अगर आपने 3D ज्योमेट्री पढ़ा होगा तभी आपको समझ आएगा
कि 3 प्लेन की इक्वेशन है और तीनों के तीनों प्लेन ओरिजिन से तो पास करते हैं क्योंकि वो इसका सॉल्यूशन है ही। अब इसके केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? 3 प्लेन अगर ओरिजिन से पास करते हैं तो ऐसा केस एक काफी कॉमन है जब 2 प्लेन के इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है उससे तीसरा प्लेन पास करता है। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे P1 है और ये P2 है और ये P3 है तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जो P3 की इक्वेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस लैम्डा P2 होगी। उसके केस में क्या होगा? P3 एक ऐसा प्लेन है जो P1 P2 के इंटरसेक्शन वाली जो लाइन है उससे पास करता है, तो उसके केस में वैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब हो सकते हैं? जब तीनों के तीनों प्लेन में से 2 प्लेन एक के ऊपर एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करते हो। मतलब ये दोनों के दोनों प्लेन क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऐसे केस में आपको हमेशा क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अगर सपोज के स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से आ जाती कि इनमें से दोनों में से 2 प्लेन आइडेंटिकल हो जाते तब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा होता है कि एक प्लेन है P3 यहाँ पे विच इज पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन P1 एंड प्लेन P2। उन तीनों की इक्वेशन आपको दी हुई है तो आपको K की वैल्यू बतानी है। तो उस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर वो उसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है मतलब तीनों प्लेन्स के क्या है वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और अगर वहां पे क्या है कांस्टेंट 0 है तो वो तो बहुत ही आसान हमारे लिए हो जाएगा। सिंपल डिटरमिनेंट d इक्वल टू 0 करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसे 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी इसमें सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 3 वेरिएबल होमोजीनियस टाइप। अब देखते हैं 3 वेरिएबल नॉन होमोजीनियस टाइप के कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इसके क्वेश्चन ज्यादा फ्रेम किए गए हैं 42 क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है 21 में ज्यादातर क्वेश्चन नॉन होमोजीनियस टाइप में ही आए हैं क्योंकि होमोजीनियस के क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं। इसमें क्या कंडीशन होती है? नॉन होमोजीनियस में होता है कि तीनों के तीनों कांस्टेंट 0 नहीं होते, तीनों में से एक कांस्टेंट 0 नहीं होगा तो 2 होमोजीनियस हो जाएंगे लेकिन तीसरी होमोजीनियस नहीं होगी, तो सिस्टम को हम नॉन होमोजीनियस वहां पे बोलेंगे। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। उसके केस में तीनों में से एक कांस्टेंट टर्म 0 नहीं होगी। अब उसके केस में यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? तो यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन होती है डिटरमिनेंट d इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट d वही है जो अभी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था, दिस इज डिटरमिनेंट d, कोफिशिएंट ऑफ x y z से इक्वल टू के लेफ्ट साइड में हम पुट करेंगे। तो अब उससे आपको d1 d2 d3 कैसे डिफाइन करते हैं ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। तो होता क्या है देखिए, अब ये जो डिटरमिनेंट d है इसमें यहाँ पे ये है कॉलम 1 के एलिमेंट्स, यहाँ पे ये है कॉलम 2 के एलिमेंट्स और यहाँ पे ये है कॉलम 3 के एलिमेंट्स। तो जो डिटरमिनेंट d1 d2 d3 जो है वो डिटरमिनेंट d से ही डिफाइन किया जाता है। अगर आप में कॉलम 1 के एलिमेंट्स की जगह आप पुट कर देते हैं दैट इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी? d1 d2 d3। तो यहाँ पे a1 a2 a3 की जगह d1 d2 d3 पुट कर देंगे कौन से कॉलम में? फर्स्ट कॉलम में, तो वो हो जाएगा d1। कॉलम 2 कॉलम 3 आप उस केस में सेम रखेंगे। तो अगर यहां पुट कर देंगे कांस्टेंट टर्म तो उससे d1 आपका डिफाइन हो जाएगा। ऐसे d1 डिफाइन होता है। इस d1 को dx भी लिखा जाता है कुछ जगह। dx का भी मतलब ये है x के कोफिशिएंट। अगर x के कोफिशिएंट की जगह आप कांस्टेंट टर्म पुट कर दोगे दैट इज dx, ऐसे बोला जाता है उसको dx। अब यहाँ पे कॉलम 2 में अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पुट कर देंगे इन प्लेस ऑफ दैट इज यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स तो उससे डिफाइन होगा d2 जिसको आप dy भी बोल सकते हैं, क्योंकि सेकंड कॉलम में आपने क्या पुट किया? कांस्टेंट टर्म पुट कर दिया b1 b2 b3 की तरह। अब ध्यान रखिए जब सेकंड कॉलम में पुट करेंगे फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम ही रखना है, a1 a2 a3 c1 c2 c3, उसको d2 बोलेंगे। सेम तरह से आप d3 डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड कॉलम में d1 d2 d3 पुट कर देंगे, फर्स्ट सेकंड कॉलम डिटरमिनेंट d के सेम रखेंगे, उसको हम d3 बोलते हैं। तो ऐसे 4 डिटरमिनेंट डिफाइन किए जाते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट d पे कंडीशन होती है। कोई भी नॉन होमोजीनियस टाइप का क्वेश्चन आता है आप पहले डिटरमिनेंट d को ही सॉल्व करते हैं, उस पे कंडीशन लगाई जाती है। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए d नॉट इक्वल टू 0, दिस इज द सेम कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस करी थी इन केस ऑफ होमोजीनियस टाइप, सेम ही है। यूनिक मतलब नॉन जीरो जैसे वहां पे था, जीरो सॉल्यूशन सॉरी, उसमें नॉट इक्वल टू 0 था। इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में दोनों में क्या है? d इक्वल टू 0 की कंडीशन है, ध्यान रखेंगे। तो आपको d इक्वल टू 0 या d नॉट इक्वल टू 0 से ही क्वेश्चन में पता लगेगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है नो सॉल्यूशन, इसलिए d तो इवैल्यूएट हमेशा आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव कि वो होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। क्वेश्चन स्टार्ट करते ये तो आपको करना ही है। फिर d1 d2 d3 पे क्या कंडीशन होती है? अगर d1 d2 d3 और d चारों के चारों डिटरमिनेंट अगर 0 होते हैं तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
अगर हम बोलते हैं D तो 0 है, लेकिन D1, D2, D3 में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो है, कोई भी एक, ध्यान रखो, एक अगर नॉन जीरो निकल गया तो नो सॉल्यूशन है, दो भी निकल गए तो भी नो सॉल्यूशन, तीन निकल गए तीनों तो भी नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में जब भी चेक या कंडीशन करनी होती है तो पहले डी पे कंडीशन लगाते हैं, फिर D1, D2, D3 में से एक चेक करते हैं, अगर वो जीरो आता है तो हम दूसरे को चेक करते हैं, वो जीरो आता है तो तीसरे को चेक करते हैं। अगर पहला ही नॉन जीरो आ गया तो हमने डायरेक्ट बोल दिया नो सॉल्यूशन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के सबसे कम क्वेश्चन आए हैं 3 क्वेश्चन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के 18 क्वेश्चन आए हैं जिसमें आपको चारों चेक करना है, नो सॉल्यूशन के 11 क्वेश्चन, और नो सॉल्यूशन के रीसेंट ईयर में 2021 में ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ये कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्वेश्चन में लिखा होता है नॉन होमोजेनियस टाइप कि ये कंसिस्टेंट है। तो मैंने आपको कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब बताया, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना मतलब यहाँ पे ये वाले केस यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसी का मतलब होता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या तो यूनिक या इनफाइनाइट। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो वो होता है नो सॉल्यूशन, या क्वेश्चन में लिखा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दोनों का एक ही मतलब होता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर ये है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में ये सेट ऑफ इक्वेशन दी हुई होती है और ये नहीं लिखा होता इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ऑप्शन में हर तरह का ऑप्शन होता है, यूनिक सॉल्यूशन का भी होगा, नो सॉल्यूशन का भी होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का भी होगा एंड सो ऑन। तो वैसे क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं जिसमें आप मल्टीपल चेक करते हैं। तो जिसमें भी आप मल्टीपल भी चेक करेंगे तो डिटरमिनेंट डी से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डी इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन, इक्वल टू 0 मतलब इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। फिर इक्वल टू 0 के हिसाब से आप D1, D2, D3 चेक करेंगे, अगर सारे 0 आ गए तो इनफाइनाइट, कोई भी एक नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन। दिस इज हाउ यू चेक एंड सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये वाला जो है नॉन होमोजेनियस टाइप, तो अगर आप 3D ज्योमेट्री के टर्म्स में बात करेंगे तो ये भी जो है यहाँ पे तीनों के तीनों ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 3 प्लेन्स की इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ये प्लेन जो है इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो तीनों प्लेन्स हैं इसको आप बोल सकते हैं 3 लीनियर इक्वेशन एक्स वाई जेड, उसके केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो उसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डिटरमिनेंट D0 करके, D1, D2, D3 0 करके भी कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए वो क्वेश्चन भी इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं इससे रिलेटेड। सबसे सिंपल पहला टाइप देखते हैं, 2021 में क्वेश्चन आया था, नो सॉल्यूशन है तो आपको k और m की वैल्यू बतानी। अब इसमें 2 वेरिएबल के लिए सॉल्व करना है। पहले अगर आप देखेंगे डिटरमिनेंट D तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से होता है, तो उसमें एक ही वेरिएबल है k या एक ही कांस्टेंट है k, बाकी सब आपको पता है। तो नो सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दोनों के लिए d इक्वल टू 0 तो करना ही है, तो d इक्वल टू 0 हमने कर दिया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। ये आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, k की वैल्यू आ गई 3। हमेशा ध्यान रखेंगे जो भी k की वैल्यू आई है वो आप यहाँ पे पुट करके हमेशा चेक करिए कि ये जो तीनों प्लेन्स हैं ये कैसे दिख रहे हैं। अगर ये आइडेंटिकल दिख जाते हैं 2 प्लेन तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी। ये हमेशा चेक करिए, यही स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। 1-2 क्वेश्चन या मेरे ख्याल से 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे हैं जिसमें इस तरह से ट्रिक टाइप लगती है, जिसमें आपको चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है 2 प्लेन की इक्वेशन सेम आ जाती है तो हम बोलते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ऐसा होता है। तो अब k की वैल्यू हमने निकाल ली 3। अब नो सॉल्यूशन के केस में देखिए k की वैल्यू जो है कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड से, तो k का आंसर हमेशा इक्वल टू की टर्म्स में ही आएगा। इससे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि d इक्वल टू 0 ही होगा। तो k का ऑप्शन अगर इक्वल टू की टर्म्स में आएगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 और 3 ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है। इसको क्वेश्चन को देख के मुझे आइडिया लग जाता है, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट में k ही वहां पे है और उसका d इक्वल टू 0 से आंसर आता है, तो उसका जनरली इक्वल टू में आंसर आएगा, तो इक्वल टू वाले ऑप्शन होंगे, नॉट इक्वल टू वाले नहीं होंगे। अब बात करते हैं m की बात। तो m अगर हम देखेंगे तो m हमारा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में, ये है हमारा कांस्टेंट टर्म में, और कांस्टेंट टर्म में हम कंडीशन लगाते हैं D1, D2, D3 पे। तो हम बोलेंगे D1, D2, D3 में से एक भी अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो D1 अगर मैं डिफाइन करूंगा तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पुट करूंगा इसकी जगह, दैट इज 10, 6 और 5m। D2 डिफाइन करूंगा तो सेकंड कॉलम में, D3 डिफाइन करूंगा तो थर्ड कॉलम में। थर्ड कॉलम में भी डायरेक्टली मैं पुट कर सकता हूं, यहाँ पे फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, जैसे आपकी इच्छा पड़े वैसे आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में पुट किया है तो मैंने D1 किया है डिफाइन। अब थर्ड में पुट करते तो यहाँ ही आ जाता। अब आपको इसको सॉल्व करके चेक करना ही पड़ेगा, तभी m में एक क्वेश्चन बनेगा।
अब जब क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि यहाँ पे D1 0 आ जाता, अगर D1 0 आ जाता तो हमें D2 के लिए चेक करना पड़ता। अगर D1 0 नहीं आ रहा है, कुछ वैल्यू आ रही है, तो हमें पता है नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अब जो बचे हुए ऑप्शन है उसमें m में नॉट इक्वल टू ही तो आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 4/5। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि m नॉट इक्वल टू 4/5 होते ही D1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो नो सॉल्यूशन। अब D2 D3 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मेरे को दिखा था क्वेश्चन, तो देखो मैं को डायरेक्टली भी मैं वैसे सोच के मार्क कर सकता हूं, वो आंसर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि k है XYZ का कोफिशिएंट, तो उसमें इक्वल टू का साइन आएगा, तो इक्वल टू वाला आंसर होना चाहिए। m है कांस्टेंट टर्म, तो उसमें नॉट इक्वल टू वाला आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसमें D1 D2 D3 किसी में नॉट इक्वल टू कंडीशन होती है। तो नॉट इक्वल टू वाला यही है, तो उससे ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये डायरेक्ट। हम ऐसे भी डायरेक्ट फटाफट सॉल्व कर सकते हैं कुछ सेकंड्स में, और ऐसे आप कैलकुलेशन करके उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन देख लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, हम उसको आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, कि उसको फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं D1 D2 D3 बिना चेक करे हुए, और कब हमें चेक करना होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, k निकालना है आपको, और k है यहाँ पे XYZ के कोफिशिएंट में। तो d तो हमें 0 करना ही है, नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में 0 किया, उससे k आ गया हमारा, दैट इज इक्वल टू -5। अब k की वैल्यू -5 मुझे दिख रही है ऑप्शन में, तो मैं इसको मार्क कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे D1 D2 D3 चेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमें पता है d इक्वल टू 0 के केस में नो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन दोनों होते हैं। तो वैसे तो आपको D1 D2 D3 चेक करना चाहिए कि सारे 0 होंगे या नहीं होंगे, लेकिन वो कब आपको चेक करना होता है, जब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की जगह एक और ऑप्शन है, नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, नो वैल्यू ऑफ k। अगर यहाँ पे अगर ये एक ऑप्शन है नो वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट, उसके केस में आपको D1 D2 D3 डेफिनेटली चेक करना चाहिए, क्योंकि उसके केस में ये हो सकता है कि डिटरमिनेंट D तो 0 हो रहा है, लेकिन D1 D2 D3 में से एक नॉट 0 हो जाएगा। अगर एक नॉट 0 हो जाएगा तो उसके केस में नो सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके केस में नो सॉल्यूशन का मतलब है ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये वाले ऑप्शन को हमेशा ध्यान रखिए। मैंने ऐसा कभी कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अभी तक तो नहीं देखा जिसमें ये लिखा हुआ हो, लेकिन अब क्या है, एनटीए पेपर नहीं बना रहा है, जैब बना रहा है पेपर, जो जेई का पैटर्न सेट करते हैं, जेई एडवांस का पैटर्न सेट करते हैं, तो उसके केस में यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन हो सकता है। तो उसके केस में ध्यान रखिए, डायरेक्ट आंसर निकालते ही मार्क नहीं करना है, D1 D2 D3 को जरूर चेक करना है। अगर इस तरह का कोई ऑप्शन, अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो डेफिनेटली k इक्वल टू -5 ये आंसर होगा, हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। तीसरा टाइप हम देखते हैं यहाँ पे, दैट इज जिसमें मल्टीपल ऑप्शन है, यूनिक सॉल्यूशन भी है, नो भी है, इनफाइनाइट भी है, ऐसे दिए हैं आपको। फिर उसमें रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए हुए थे कि इसमें से कौन से करेक्ट है, ए और बी, बी और सी, ए और सी, ए और डी, ए और ई, इस तरह से दिया हुआ था। तो अब उसके केस में भी आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सबसे पहले डी को चेक करना है। तो डी निकालेंगे यहाँ पे XYZ के कोफिशिएंट से, कॉलम में पुट करेंगे, उसको करेंगे हम यहाँ पे चेक, तो उसको सॉल्व करेंगे, और उसको अगर मैं इक्वल टू 0 कर देता हूं तो उसके केस में हो जाएगा नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस, यही हो गया। और हमें पता है नॉट इक्वल टू 0 के केस में ही यूनिक सॉल्यूशन आ सकता है। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में नॉट इक्वल टू वाले आंसर होने चाहिए, इक्वल टू वाले आंसर नहीं होने चाहिए। इससे थोड़ा आइडिया लगता है कि बी और सी ऑप्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू वाले आंसर, इक्वल टू 0 वाले करेंगे तो उससे मोस्टली डी और ई वाले आंसर चेक हो सकते हैं। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो k स्क्वायर 4 आ जाएगा, आप इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, k प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो k प्लस माइनस 2 के केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा जब k प्लस माइनस 2 नहीं होगा, क्योंकि d नॉट इक्वल टू 0 का। तो देखो a तो हमें डायरेक्ट चेक हो गया सिर्फ डिटरमिनेंट d से। अब डिटरमिनेंट d से हमें नो सॉल्यूशन के केस में चेक करना है k इक्वल टू 2, k नॉट इक्वल टू -2 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब वैसे देखा जाए तो देखो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में पता है d1 d2 d3 सारे 0 होते हैं, इक्वल टू 0 होते हैं। अगर इक्वल टू 0 होंगे तो उसमें k इक्वल टू -2 या इक्वल टू की टर्म्स में आंसर आना चाहिए, जितना मुझे समझ में आता है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं होगा। डी वाले में क्या है, नो सॉल्यूशन, लेकिन नो सॉल्यूशन का जब हम चेक करेंगे तो इन वैल्यूज के लिए चेक करेंगे। तो करना क्या है आपको, इसके बाद में d1 d2 d3 चेक करना स्टार्ट करिए। d1 चेक करिए, अगर d1 0 आ जाता है तो d2 चेक करिए, d2 0 आ जाता है तो d3 चेक करिए, d3 0 आ जाता है। सारे चेक करेंगे 1 बाय 1। जहां पे भी आपको पता लग गया कि एक भी नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन पता लग जाएगा, और एक भी अगर 0 है तो उसके केस में यहाँ पे फिर इनफाइनाइट हो सकता है, तब आगे चेक करेंगे। तो ये तो आपको चेक करना ही है। फिर d1 डिफाइन करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम में मैंने पुट किए ये वैल्यू, सेकंड थर्ड कॉलम रखे सेम, इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई है 8 माइनस k स्क्वायर माइनस 4k। अब d1 हमें चेक करना है 0 है या नहीं है k इक्वल टू 2 के लिए। तो k इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर दो, 2 पुट करेंगे तो d1 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो k इक्वल टू 2 के लिए हमें पता लग गया नो सॉल्यूशन है।
तो यही वाला हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके केस में D1 नॉट इक्वल टू 0 है, एक भी डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो नो सॉल्यूशन। ये वाला इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं होगा, k इक्वल टू माइनस नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि उसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे उसमें 2 कॉम्बिनेशन थे, A B A C B C, तो उसके हिसाब से हम ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस के केस में भी आपको पहले D चेक करना है, फिर एक डिटरमिनेंट D1 वो चेक होता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से आपको प्रोसीड करना है। तो ये है हमारा क्रेमर्स रूल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, स्टेप बाय स्टेप करना होता है, कंडीशंस क्या अप्लाई करनी है, ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे हमारा हम वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी प्रिपरेशन इससे और इम्प्रूव हो, जेईई मेन की तैयारी में बहुत फर्क आए। लाइक जरूर करिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू so much for watching this video and I will see you in the next video.